अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो एक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। हमने इस टेक्निक का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसी की एक टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक का मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ की सेपरेशन कर रहे होते हैं। इस टेक्निक में हम किसी भी मिक्सचर में से या किसी सैंपल में से डिफरेंट कंपाउंड्स की या डिफरेंट केमिकल्स की सेपरेशन कर रहे होते हैं। यानी कोई भी मिक्सचर है एक, उस मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। या कोई भी सैंपल है हमारे पास, उस सैंपल में से डिफरेंट कंपाउंड्स को या उस सैंपल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। और इसको हम सिंपल तरीके से बोलें तो अगर ये हमारे पास एक मिक्सचर है और हमें नहीं पता इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं, इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए। तो इस क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। ये क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से निकली है। क्रोमा इसका मतलब होता है कलर और ग्राफी इसका मतलब होता है टू राइट। अब इनिशियली पहले पहले किसी भी सैंपल में से या मिक्सचर में से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती थी वो कुछ कलर्ड बैंड्स की फॉर्म में या कुछ कलर्ड स्पॉट्स की फॉर्म में होती थी। इस वजह से इस टेक्निक का नाम रख दिया गया क्रोमेटोग्राफी। लेकिन अब जो एडवांस टेक्निक हैं, आगे अभी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके अभी हम नाम भी देखेंगे कि कौन कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स में जो किसी भी मिक्सचर में से डिफरेंट कंपाउंड्स की जो सेपरेशन होती है वो इन कलर बैंड्स की फॉर्म में या कलर स्पॉट्स की फॉर्म में नहीं होती। तो ये हो गया कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड का मतलब क्या है। तो अभी हम इस टेक्निक के कुछ यूजेस देख लेते हैं। हम इस टेक्निक को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक लैब्स में, डायग्नोस्टिक लैब्स में यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। अभी हम इन चारों में इसका थोड़ा बहुत यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या मेडिसिन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इस क्रोमेटोग्राफी का क्या रोल होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं डिफरेंट ड्रग्स को या डिफरेंट मेडिसिन्स को सेपरेट करने के लिए या डिफरेंट केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए, या हम इसको यूज़ करते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी ड्रग के अंदर या किसी भी मेडिसिन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। इसके बाद हम इसको फॉरेंसिक लैब्स में भी यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक लैब्स में यूज़ करते हैं नॉर्मली ब्लड के अंदर किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक लैब्स में भी हम ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर किसी केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक को डायग्नोस्टिक लैब्स में। इसके बाद हम इस टेक्निक को फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं नॉर्मली फूड के अंदर डिफरेंट कंटामिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को या बहुत सारी हैवी मेटल्स को फूड के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं फूड इंडस्ट्री में। इसके बाद इसको हम सेल बायोलॉजी में क्यों यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम सेल बायोलॉजी में क्यों यूज़ करते हैं। अब सेल के अंदर आपको पता है डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं सेल्स के अंदर। हम इन सारी चीज़ों को, अगर हम डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं वो इस टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं एक दूसरे से, वो इस टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं। और डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं उनको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। इसके बाद इस क्रोमेटोग्राफी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी की मोर देन 12 डिफरेंट टाइप्स हैं और जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं उनमें
दो मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़, दूसरा कंपोनेंट होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ जो मूव नहीं करता, मोबाइल फेज़ जो कि मूव करता है। स्टेशनरी फेज़ कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। इसी तरह से मोबाइल फेज़ लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं उनके अंदर जो मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है वो किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल के ज़रिए होती है, यानी वो स्पेसिफिक मैकेनिज़्म जिसकी मदद से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यानी हर एक जो क्रोमेटोग्राफी की टाइप है उसमें कोई स्पेसिफिक एक प्रिंसिपल यूज़ होता है। जैसा कि क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है जिसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म, या इसके अंदर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल होता है या जो मिक्सचर होता है उसके आयंस एक्सचेंज होते हैं। जो भी हमारे क्रोमेटोग्राफी के कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्टेशनरी फेज़ जो होता है, उस स्टेशनरी फेज़ के साथ इस सैंपल के आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जिसके नतीजे में सैंपल के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद इन क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। जैसे कुछ में स्टेशनरी फेज़ सेम होता है, लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है। कुछ के अंदर मोबाइल फेज़ सेम होता है, कुछ के अंदर इवन प्रिंसिपल भी क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स के हम नाम भी देख लेते हैं, जैसा कि पीसी पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद GC गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है क्रोमेटोग्राफी की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, और इनके जो डिफरेंट नाम हैं वो हम स्टेशनरी फेज़ की बेस पे भी दे रहे होते हैं, कुछ में हम मोबाइल फेज़ की बेस पे दे रहे होते हैं, और कुछ पे हम ये जो नाम होता है वो प्रिंसिपल की बेस पे दे रहे होते हैं। जैसे अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें जो इस क्रोमेटोग्राफी का नाम है वो किस बेस पे दिया गया है, वो इस प्रिंसिपल की बेस पे दिया गया है, जिसकी मदद से जो मिक्सचर होता है या जो सैंपल होता है उसके कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है। इस क्रोमेटोग्राफी में भी उसी तरह से दो पार्ट्स हैं, दो फेजेस हैं, एक स्टेशनरी फेज़, दूसरा मोबाइल फेज़। अब इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर में से डिफरेंट कंपाउंड्स की सेपरेशन होती है वो एक स्पेसिफिक पेपर की मदद से होती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर भी उसी तरह से दो फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़, दूसरा मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे सॉलिड होता है यानी पेपर होता है, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक पेपर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सैंपल और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मिक्सचर। नॉर्मली जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो होता है वॉटमैन पेपर, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। इसके बाद जो यहाँ पे मोबाइल फेज़ होता है वो होता है लिक्विड, वो कोई भी सॉल्वेंट होता है, कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अब स्टेशनरी फेज़ मूव नहीं करता। स्टेशनरी फेज़ वो होता है जिसके ऊपर हम सैंपल या मिक्सचर को अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर
इस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर सैंपल या मिक्सचर क्या होता है, सेपरेट होता है। और मोबाइल फेज़ वो होता है जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करता है, जिसकी मदद से मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जिसके ऊपर मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो स्टेशनरी फेज़, जिसकी मदद से मिक्सचर के डिफरेंट कंपाउंड्स सेपरेट होते हैं वो होता है मोबाइल फेज़। और ये मोबाइल फेज़ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सैंपल, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद सैंपल या मिक्सचर जिसकी सेपरेशन की जाती है। अभी हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टेप वाइज देखते हैं, इसके बाद एंड पे हम इसका प्रिंसिपल भी एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी स्पेसिफिक पेपर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सैंपल। और सबसे पहला स्टेप, हम पेपर लेके उस पेपर की किसी भी एक साइड पे हम थोड़ा सा फासला छोड़ के पेंसिल से एक लाइन लगा देते हैं। और ये लाइन हम क्यों लगाते हैं, इस लाइन के ऊपर हम अपना सैंपल अप्लाई करते हैं या इस लाइन के ऊपर हम मिक्सचर अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम इस पेपर को एक चैम्बर के अंदर डालते हैं, एक चैम्बर के अंदर रखते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी चैम्बर। और इस क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर पहले से हमारा जो सॉल्वेंट होता है, और इस सॉल्वेंट को अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। ये सॉल्वेंट इस क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर पहले से पड़ा हुआ होता है, और फिर हम उस पेपर को जिसके ऊपर हमने मिक्सचर को या सैंपल को अप्लाई किया हुआ होता है, उस पेपर को हम इस चैम्बर के अंदर क्लिप्स की मदद से हैंग कर देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये जो लाइन हमने ड्रा की थी, यहाँ तक कि हम इस पेपर को इस सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं, यानी इस लाइन से ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन तक ही हमने इस पेपर को सॉल्वेंट के अंदर क्या किया है, डिप किया है। और अगर हम इस लाइन से ज़्यादा डिप करते हैं तो जो हमारा मिक्सचर होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, जिसकी वजह से जो सेपरेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये जो सॉल्वेंट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। तो कैपिलरी एक्शन का आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम किसी भी पेपर के ऊपर वाटर का एक ड्रॉप डालते हैं तो वो वाटर का ड्रॉप उस पेपर के ऊपर कुछ टाइम बाद वहाँ पे फैलना शुरू कर देता है। वो असल में इस कैपिलरी एक्शन के ज़रिए वहाँ पे फैलता है। तो इस कैपिलरी एक्शन में डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, उनकी मदद से ये जो सॉल्वेंट होता है ये इस पेपर के ऊपर मूव करता है। और जैसे ये सॉल्वेंट इस पेपर के ऊपर मूव करता है, उस मिक्सचर के अंदर जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी विद स्टेशनरी फेज क्या होने शुरू हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इस मिक्सचर के अंदर वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी इस पेपर के साथ ज़्यादा होती है वो थोड़ा फासला तय करते हैं, और जिनकी एफिनिटी इस पेपर के साथ कम होती है वो थोड़ा ज़्यादा फासला तय करके ऊपर तक जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने सैंपल अप्लाई किया था, इस सैंपल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये जो पहले सेपरेट हुए हम कहते हैं कि इसकी एफिनिटी इस पेपर के साथ ज़्यादा है, इस वजह से इसने इतना फासला तय नहीं किया। इसके बाद ये जो सबसे ऊपर गया है इसकी एफिनिटी इस पेपर के साथ बहुत कम है, इस वजह से इसने ज़्यादा फासला तय किया। इसके बाद यहाँ पे एक और बात कि अगर हमें मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स सही तरह से नज़र ना आ रहे हों तो हम कोई स्पेसिफिक डाई या कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि वो कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट हमें नज़र आ सकें। इसके बाद यहाँ पे सेपरेशन तो हो गई, अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये पहले वाला ये कौन सा कंपोनेंट है, दूसरे वाला ये कौन सा कंपोनेंट है, तीसरे वाला ये कौन सा कंपोनेंट है। एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय RF वैल्यू। अब ये RF वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, इस RF वैल्यू को फाइंड किया जाता है, इसका फार्मूला है
डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिक्सचर और सोल्यूट, इसके बाद डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट के कंपोनेंट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम सोल्यूट के डिस्टेंस को ए कह देते हैं और सॉल्वेंट के डिस्टेंस को बी कह देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सोल्यूट्स हैं उनको हम डिफरेंट नाम दे देते हैं। जैसे ये पहले वाले इसे A1 कह देते हैं, दूसरे वाले को A2 कह देते हैं, तीसरे वाले को A3 कह देते हैं और चौथे वाले को A4 कह देते हैं। और अगर हम A4 का RF वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम A4 की RF वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस A4 का इस बेस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं और इसके बाद जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका इस बेस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसको हम A4 डिस्टेंस ट्रेवल बाय A4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमारे पास RF वैल्यू आ जाती है इस A4 की। इस A4 की जो भी RF वैल्यू आती है उस RF वैल्यू को हम, एक टेबल होता है जिस पे डिफरेंट केमिकल्स की RF वैल्यूज़ लिखी होती हैं, उन RF वैल्यूज़ के साथ मैच करते हैं। तो जिस भी RF वैल्यू के साथ इस A4 की RF वैल्यू मैच हो गई, हम कहते हैं कि ये वो वाला कंपोनेंट है या ये वो वाला कंपाउंड है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। इसके बाद इस पेपर के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राम। यानी ये ऑब्जर्वेशन शो करने के बाद, यानी जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो भी इसी पेपर के ऊपर आता है, इस वजह से हम इसके लिए क्रोमेटोग्राम का वर्ड भी यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। जो असल में पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो होता है पार्टीशन का प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे मिक्सचर के डिफरेंट कंपाउंड्स की या मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स की पार्टीशन होती है, सेपरेशन होती है इस स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के अंदर। यानी मोबाइल फेज़ स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करता है और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो सैंपल या मिक्सचर के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी विद स्टेशनरी फेज़। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर।